राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में दिया ऐतिहासिक भाषण। कहा, गणेश चतुर्थी पर नए भवन में शिफ्ट होगी संसद। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को मामले की जांच कर रही एसआईटी की निगरानी के कार्य से भी मुक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस खास मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के गडोले वन क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों का सफाया करने के लिए चलाया गया अभियान छठे दिन भी जारी है। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कसम ली है कि शहीदों के बहे खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। तमिलनाडु में भाजपा और एआईएडीएमके के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एआईएडीएमके नेता डी जयकुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने सोरेन से अपनी याचिका संबंधित उच्च न्यायालय में ले जाने को कहा, जिसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका वापस ले ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में अपने भाषण में मणिपुर का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर का दौरा नहीं करने के लिए उनकी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष पिछले सत्र के दौरान बहस चाहता था। इन दिनों देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण समस्याएं भी हो रही हैं। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के 261वें सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने दिनेश शर्मा को शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। संसद के विशेष सत्र 2023 की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मून मिशन की सफलता व G20 सम्मेलन में भारत की सफल अध्यक्षता का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत हमेशा इस बात के लिए गर्व करेगा कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बने। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और सर्वसम्मति से G20 का डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य का संकेत दे रही हैं। नमस्कार साथियों, मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3 हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। G20 की अभूतपूर्व सफलता, 60 से अधिक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत, मंथन और ट्रू स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवंत अनुभव, भारत की विविधता, भारत की विशेषता, G20 अपने आप में हमारी विविधता का सेलिब्रेशन बन गया। और G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। कल यशोभूमि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को समर्पित हुआ। कल विश्वकर्मा जयंती थी। देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे
अपनी भूमिका अदा करें। ऐसे अनेक एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि अब 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले वो इस नए संसद भवन में होने वाले, और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे, और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चले, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा, और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में सीएम चौहान ने मदन महल पर रानी दुर्गावती का स्मारक बनाए जाने की घोषणा की। सीएम ने बताया कि इस स्मारक का भूमि पूजन 5 अक्टूबर को किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने गोंडवाना अंचल में संघर्ष का जबरदस्त बिगुल फूंका था। सीएम ने कहा कि हम उनका उपकार कभी नहीं भूल सकते। आज राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस है। आज के दिन ही अंग्रेजों ने तोपों के मुंह पर बांधकर उनको उड़ाया था। और क्यों उड़ाया था? इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, अंग्रेजों तुम्हें भारत से बाहर जाना पड़ेगा। हमने गुलाम रहना नहीं सीखा, और इसके लिए उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में, विशेषकर गोंडवाना इस अंचल में जबरदस्त संघर्ष का बिगुल फूंका। संघर्ष भी ऐसे कि घबरा गए अंग्रेज। उनको लगा कि अगर ये जिंदा रह गए तो अंग्रेज खदेड़ दिए जाएंगे, भारत की धरती पर पांव टिक नहीं पाएंगे। क्रांति को कुचलने की कोशिश, दबाने की कोशिश की, और उसी कड़ी में हमारे राजा साहब और कुंवर साहब को जिंदा तोपों के मुंह से बांध के उड़ाया गया था। मैं आज उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जबलपुर की इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूँ। गोंडवाना की धरती को प्रणाम करता हूँ। जहाँ राजा शंकर शाह ने जन्म लिया, जहाँ कुंवर रघुनाथ शाह ने जन्म लिया, लेकिन हम उनका उपकार भूल नहीं सकते। आजाद हुए बहुत अरसा बीत गया, लेकिन ये वो वीर हैं जो हमारी प्रेरणा है। इनको देख कर हम देशभक्ति का पाठ सीखते हैं, और इसलिए आज मैं इनको प्रणाम करने आया हूँ। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा? भारत को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? शहीदों की पूजा होनी चाहिए। मेरी बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि इस जबलपुर में मदन महल पर जो जमीन है उस पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाएगा। और 5 अक्टूबर 499 साल हो गए उनके जन्म, 500वां साल शुरू होगा। उस दिन भूमि पूजन किया जाएगा और एक विराट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सारे मध्य प्रदेश को हम आमंत्रित करेंगे। रानी हमारा स्वाभिमान, रानी हमारी संस्कृति की पहचान, रानी शौर्य और वीरता की
प्रतीक, रानी सुशासन की प्रतीक, रानी दुर्गावती सेवा का प्रतीक। उनका नाम दिग दिगंत तक अमर रहेगा, अमर। ऐसा स्मारक बनाऊंगा मेरे बहनों और भाइयों, हम ऐसा स्मारक बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी आए थे शहडोल, ये यात्राएं निकली थी रानी दुर्गावती जी के स्मृति को ताजा करते हुए। प्रधानमंत्री जी ने भी शहडोल में कहा था कि रानी दुर्गावती जी के नाम पर डाक टिकट सिक्का जारी किया जाएगा। रानी का बलिदान भी अमर रहेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपको याद होगा 2 साल पहले इसी बलिदान दिवस के अवसर पर मैंने 14 घोषणाएं की थी। मुझे आज कहते हो खुशी है, उनको मैं आज विस्तार से नहीं बता रहा कि गरीब और आदिवासी भाई बहन की जिंदगी बदलने के लिए हमने वो 14 की 14 घोषणाएं पूरी कर दी हैं। मेरे बहनों और भाइयों, एक बड़ा फैसला हमने किया है कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब मध्य प्रदेश में हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि हिंदी पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन सके। अंग्रेजी में हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं और इसके कारण उनको नुकसान होता है, इसलिए बड़ी उच्च शिक्षा भी हिंदी में होगी। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये जनता की जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन, रहने की जमीन, उस पर मकान, बच्चों की पढ़ाई जिम्मा मामा का है, चिंता ही मत करना। मैं एक बार फिर राजा शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी को प्रणाम करता हूं और आपको यह वचन देता हूं कि उनके बताए मार्ग पर चल के आपकी जिंदगी बेहतर करने का अभियान लगातार जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा। किसी की आंखों में आंसू ना रहे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट आए, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजापुर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने 1 दिवसीय बीजापुर प्रवास के दौरान 209 कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज बीजापुर बदल रहा है, बीजापुर के लोगों में विश्वास बढ़ा है, परिस्थिति बदली है। वहीं उन्होंने पिछले 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की भी चर्चा की। आज बीजापुर जिले में बहुत सारे लोकार्पण, लगभग 457 करोड़ के 209 कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। आज बीजापुर बदल रहा है, बीजापुर में बदलाव आया है, बीजापुर के लोगों में विश्वास बढ़ा है। पहले लोगों को नक्सली बता के या तो इनकाउंटर में मार दिए जाते थे या जेल में ठूस दिए जाते थे। आज परिस्थिति में बड़ा बदलाव हुआ है। 7 कैंप खुले हैं, जो इसके पहले कभी इतने कैंप खुले नहीं थे। इतनी सड़कें बनी हैं जो पहले कभी नहीं बना था। इतने मोटरसाइकिल खरीदे गए हैं जो पहले नहीं था। 1000 से अधिक ट्रैक्टर खरीदे गए थे जो इसके पहले कभी नहीं था। मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आया था। यहाँ के लोग 2 ही चीज मांगते थे, या तो हमारे यहाँ धान खरीदी केंद्र खोल दो, बैंक खोल दो, और दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो। आज भी भाई विक्रम ने धान खरीदी केंद्र की मांग की है, क्योंकि खेती के रकबे में वृद्धि हुई है, किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। धान के जितना पहले खरीदते थे उससे 2 गुना 2.5 गुना धान खरीदी आज बीजापुर जिले में हो रहा है। 14 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुला है। इतना तो मेरे क्षेत्र में नहीं खुला जितना कि बीजापुर में। आज बस्तर फाइटर में अकेले बीजापुर से 300 नौजवानों की नौकरी मिली है। शिक्षकों की भर्ती हुई है। इन 5 वर्षों में अंदरूनी क्षेत्रों में 20,000 राशन कार्ड बने। चावल पहुंच रहा है, नमक पहुंच रहा है, चना पहुंच रहा है, शक्कर पहुंच रहा है, गुड़ पहुंच रहा है। लोगों के जॉब कार्ड बने। आज 28 अस्पताल आपके खुल गए हैं। 8 बाजार क्लिनिक योजनाएं शुरू हो गई है। पहले बस्तर में, बीजापुर में उल्टी डायरिया से लोगों की मौत हो जाती थी, मलेरिया से मौत हो जाती थी। आज अस्पताल खुल गए हैं, इलाज हो रहा है, हमारे डॉक्टर तैनात हैं, बीजापुर में ऑपरेशन हो रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? तो लोगों को जो आम जनता की जो सुविधा है वो मिल रहा है। हमारे आदिवासियों को पट्टा नहीं मिल पाता था, पट्टा भी दिए, और किसानों को पट्टा दिए, सामुदायिक पट्टा दिए, वनाधिकार पट्टा दिए, और तो और जो देवगुड़ी है, पेनगुड़ी है, उसका भी पट्टा हमने सामुदायिक पट्टा दिया है। हमारे देवता धामी है, उसके भी पट्टा हमने दिया है। हमारे पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के लोग हैं, उसको पट्टा हमने दिया है। सोलर पंप लगे हुए हैं, लाइटें पहुंच रही है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम बीजापुर में हुआ है। और उससे बड़ी बात यह है
कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है, खेती किसानी में लोगों का रुझान बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है। तो आज चाहे बीजापुर हो, चाहे भैरमगढ़ हो, चाहे उसूर हो, सब जगह, भोपाल पटना हो, सब जगह खेती बढ़िया हो रहा है, सबके चेहरे में प्रसन्नता है। तो आज मैं पूछ रहा था, करीब 170 पंचायत है, 700 गांव है और 1000 से अधिक ट्रैक्टर, मतलब हर गांव 2-2 ट्रैक्टर, हर पंचायत में 5 से अधिक ट्रैक्टर, सब गांव, सब पंचायत। कितनी बड़ी बात, ये 5 साल में ये आपकी सरकार है जो परिवर्तन लाया। पहले तेंदुपत्ता 2500 में बेचते थे, आज 4000 में बेच रहे हैं। तो इसका वैल्यू एडिशन के काम भी लगातार चल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। बीजापुर में मिर्ची बाहर से आता था, मिर्ची का उत्पादन यहाँ हो रहा है। कपड़े बाहर से आते थे, आज दंतेवाड़ा में 5-5, 6-6 डेनेक्स खुल गया। आज बीजापुर में भी एक और कपड़ा फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जिसमें 300 अधिक हमारी बेटियां काम कर रही है। ये परिवर्तन आया दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर में बड़ा परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं। आप बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने वाणी कहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मध्य प्रदेश के रीवा में एक विशाल रैली को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम आपसे आपके परिवार की बात करने आए हैं। सीएम केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की जनता को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी 10 गारंटी भी दी। उन्होंने कहा कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जनता से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। आज जो बातें मैं आपसे करूंगा, सीधी सीधी आपके घर की बात करूंगा, आपके परिवार की बात करूंगा, आपके फायदे की बात करूंगा, आपके बच्चों की बात करूंगा। अगर आपके दोस्त और रिश्तेदार दिल्ली और पंजाब वाले कहें कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, भगवंत मान अच्छा काम कर रहा है, तो ही वोट देना, वरना वोट मत देना हम लोगों को। 2015 में एक मौका दिया, 8 साल हो गए, 3 बार जनता ने चुनाव जिताए हैं, 3 बार। आज मैं आपको 10 गारंटी देके जा रहा हूं। हम लोग जो बोलते हैं अपना वादा पूरा करते हैं। तो सबसे पहली गारंटी, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, 1 साल के अंदर आपके लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा। कोई पावर कट नहीं लगेगा, किसी गांव में पावर कट नहीं लगेगा। करना आता है, करके आया हूं। दिल्ली में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करा, पंजाब में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करा, मध्य प्रदेश में भी कर देंगे। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे बिजली आएगी, फ्री बिजली आएगी। आपके पुराने सारे बिल माफ कर देंगे। जितनी अच्छे स्कूलों में मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, आपके बच्चों को भी ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, आपके बच्चों के लिए भी अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा। सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देंगे, सारे सरकारी स्कूल अच्छे बना देंगे। और मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल ऐसे बना देंगे कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराना शुरू कर देंगे। दोस्त, जितने कच्चे टीचर हैं मध्य प्रदेश में, सारे टीचरों को सम्मान दिया जाएगा, सारे टीचरों को पक्का किया जाएगा। इलाज की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। आपके घर में कोई बीमार होगा, आपका बच्चा, आपकी माँ, आपके पिताजी, आपका भाई, आपकी बहन, हर एक का इलाज कराने की, पूरा इलाज कराने की, फ्री में इलाज कराने की गारंटी मेरी है। मध्य प्रदेश में भी जगह जगह, गांव-गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और आपके लिए शानदार सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे। आपके घर में भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो आप चिंता मत करना, उसका सारा इलाज का खर्च, दवाई, टेस्ट, ऑपरेशन, सब तरह का खर्चा जो है वो सरकार देगी। आपको किसी तरह का कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले 5 पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया। सीएम ने स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 पुरस्कार के लिए चयनित राज्यों की उत्कृष्ट 15 पंचायतों को सम्मानित होने पर शुभकामना भी दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के इस महाअभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाली सभी पंचायतों और स्वच्छता दूतों के वे आभारी हैं। मैं सबसे पहले तो स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 पुरस्कार के लिए चयनित हमारे राज्य की उत्कृष्ट 15 पंचायतों को सम्मानित होने पर अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ ही स्वच्छता के इस महाअभियान में अपना हर प्रकार से उत्कृष्ट योगदान देने वाली समस्त पंचायतों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं अपने स्वच्छता दूतों का भी आभारी हूँ, जिनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों ने राज्य में स्वच्छता का एक नया अध्याय लिखा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम आज पूरे भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फोकस धीरे धीरे उत्तराखंड की ओर हो रहा है, उसमें अगर सबसे अधिक किसी का महत्व है तो स्वच्छता का है, जिसको आप सबके माध्यम से लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे स्वच्छता दूत ही स्वच्छता अभियान की धुरी है, जिन्होंने केंद्र बनकर सभी को इस काम में लगाया है और जो सम्मान राज्य ने प्राप्त किया है वो सच मानिए तो आप सब अगर प्रयास न करते तो वो असंभव था। इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूँ। जो हमारी संस्कृति है, स्वच्छता हमेशा से उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र शुचिता च स्वच्छताम तत्र तिष्ठया रोग्य वैभन्न च सुखम, यानी कि पवित्रता और शुचिता के होने पर आरोग्य, संपदा और सुख, इन सब की प्राप्ति होती है। तो ये तय है कि स्वच्छता को लेकर ये हमारी संस्कृति और सोच ये आज से नहीं बल्कि आदिकाल से ही निहित है। लेकिन यह भी सत्य है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उसमें कुछ विकृतियां भी आई। आज मुझे इस बात का गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन की वजह से हमारा देश स्वच्छता के प्रति पुनः जागृत हुआ है कि 2014 के बाद देश के अंदर एक नई जागृति आई, देश के अंदर एक जागरण हुआ है और स्वच्छता के प्रति लोगों के मन में स्वतः ही स्फूर्त कि हमें स्वच्छता में जीना है, सबको स्वच्छ रखना है, स्वच्छता का संदेश देना है। ये स्वच्छता का संदेश देने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उनका कल जन्म दिवस था और हम इस पर स्वच्छता पखवाड़ा भी मना रहे हैं, जो उनके जन्म दिवस से लेकर गांधी जी की जयंती तक लगातार चलने वाला है। और इतना ही नहीं, पखवाड़े के साथ साथ ये हमेशा लगातार अनवरत रूप से किया जाने वाला कार्य है, जो हम अपने संस्कार में, अपनी दिनचर्या में और मैं कहूँ कि अपने नियमित होने वाले कार्यों में इसको हमको सम्मिलित करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज हम सब लोगों की भी है, जो लोग आज स्वच्छता के उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और जिनको आज हमने सम्मानित किया है या जिनको हम लोगों ने आगे के लिए भी जिनके लिए शुभकामनाएं दी हैं, वो सब आने वाले समय में हमारे स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्थानीय स्तर पर भी इस काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि अन्य लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाएं। भाइयों बहनों, कचरा मुक्त भारत के भाव को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जाने हेतु हमारी सरकार निरंतर रूप से राज्य के लोगों के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ा रही है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि देवभूमि के समग्र स्वच्छता के इस महाअभियान में जो हमारे समस्त पंचायत प्रतिनिधि हैं, समुदाय स्त्री संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, समस्त नागरिक हैं, हमारे पर्यावरण मित्र हैं, अन्य जो सरकारी गैर सरकारी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उन सभी का अपना महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यक्रम में होगा तथा विगत वर्षों की भांति जैसे हर साल इस अभियान को हम लोग सफल बनाते हैं, इस वर्ष भी इस अभियान को सफल बनाएंगे और जितनी ऊर्जा के साथ अभी तक काम करते थे दुगनी ऊर्जा से और स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाना है और पूरे प्रदेश को स्वच्छता का मॉडल बनाए, उसमें आप सबकी प्रभावी भूमिका हो। ये शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली नगर निगम की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने कैपिटल हेड के तहत 54 करोड़ रुपए और रेवेन्यू हेड के तहत 63 करोड़ रुपए दिल्ली एमसीडी हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के लिए जारी किया है।
उन्होंने कहा कि इन पैसों का इस्तेमाल अब दिल्ली सरकार के हेल्थ सेंटरों की तरह एमसीडी के अस्पतालों, मैटरनिटी सेंटरों, पीएचसी और अन्य परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा और स्वास्थ्य का विषय सबसे ऊपर रहता है। दिल्ली सरकार अब स्टेट हेल्थ सेवा का कायाकल्प करने के बाद अब एमसीडी अस्पतालों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी की हमेशा से जो प्राथमिकता रही है वो शिक्षा और स्वास्थ्य रही है, और दिल्ली सरकार में एक बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल देने के बाद अब आम आदमी पार्टी नगर निगम में भी एक बेहतरीन स्वास्थ्य का मॉडल देने को तैयार है। हेल्थ के लिए हमने कैपिटल हेड के अंडर हमारा 54 करोड़ जो दिल्ली सरकार के माध्यम से नगर निगम को मिला है, उसके बाद रेवेन्यू हेड के अंडर हमें 63 करोड़ का जो रेवेन्यू है, जो हमारे को फंड्स हैं जो दिल्ली सरकार ने दिया है। अब रेवेन्यू हेड के अंदर जो फंड आया है और जो कैपिटल हेड के अंदर जो फंड आया है दिल्ली सरकार के द्वारा, हम इसके अंदर नगर निगम के बहुत सारे जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, मैटरनिटी सेंटर्स हैं, हम उनको ठीक करने जा रहे हैं। जैसे हमारा हिंदू राव हॉस्पिटल है, तो हिंदू राव हॉस्पिटल हमारा नगर निगम का सबसे बड़ा अस्पताल है, और ऐसे बहुत सारी मेजर और माइनर रिपेयर्स की ज़रूरत है हिंदू राव हॉस्पिटल में। तो ये जो पैसा कैपिटल हेड के अंदर आने वाला है, उसके लिए हम हिंदू राव हॉस्पिटल में जो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं हम उसमें मेजर रिपेयर करेंगे, टॉयलेट्स ब्लॉक को इम्प्रूव करेंगे, वाटर लाइन है जो टॉयलेट्स की तरफ जाती है उसके इम्प्रूवमेंट में लगाने वाले हैं, हॉस्टल है उसके इम्प्रूवमेंट में उसकी बिल्डिंग को ठीक करेंगे, और साथ ही इलेक्ट्रिकल वर्क की बहुत ज़्यादा हमारा हिंदू राव हॉस्पिटल में ज़रूरत है, ये पैसा उस पर भी लगने वाला है। साथ ही हम जो हमारा वहाँ का हिंदू राव का एसी प्लांट है, लिफ्ट है, फायर हाइड्रेंट्स है, उसकी मेंटेनेंस पे भी लगने वाला है। तो हिंदू राव हॉस्पिटल में जाने वाले पेशेंट्स को अब वो हर सुविधा मिलेगी, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। साथ ही जो हमारा अगला हॉस्पिटल है वो है हमारा कॉलेज है नॉर्थ दिल्ली मेडिकल कॉलेज, उसके लिए भी काफ़ी सिविल वर्क की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल वर्क की ज़रूरत है, ये फंड उस कॉलेज में भी लगाया जाएगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा बड़ा अस्पताल है नगर निगम का वो है स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। तो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में भी ऐसे ही बहुत सारे सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, बहुत सारे वार्ड ब्लॉक्स हैं जिनकी जो बिल्डिंग है, जो दीवारें हैं, छत है, जर्जर हालत में है, उसके इम्प्रूवमेंट में हम ये पैसा लगाएंगे। साथ ही हम सीवर लाइन पर भी काम करने वाले हैं, आईसीयू वाला एरिया है, कैजुअलिटी वाला एरिया है, हम सब ये पैसा स्वामीनंद दयानंद हॉस्पिटल में लगाने वाले हैं। उसके बाद हमारा एक हॉस्पिटल है राजन बाबू टीबी अस्पताल। तो ये हमारे दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पर टीबी पेशेंट्स की जो तादाद है सबसे ज़्यादा रहती है। पूरे दिल्ली से नहीं बल्कि पूरे देश से जो टीबी के पेशेंट्स हैं इस हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ पर हमने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, नई बिल्डिंग बन रही है। साथ ही दूसरे जो ब्लॉक्स हैं वहाँ की आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ा कैंपस है, कितने एकड़ में ये अस्पताल बना हुआ है, और जितने सारे ब्लॉक्स हैं उनकी हालात भी बड़ी जर्जर है। तो ये फंड उन सब ब्लॉक्स की रिपेयर और मेंटेनेंस में लगने वाला है। टॉयलेट्स की भी अभी बदहाली है, उन ब्लॉक्स में लगेगा। साथ ही हमारे बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ की हम कह सकते हैं जो एमसीडी की डिस्पेंसरीज हैं, तो और मैटरनिटी होम है। तो एक नया मैटरनिटी होम हमारा एक मादीपुर में आने वाला है जिसका काम नवंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारे बहुत सारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जिनमें मेजर रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जैसे हमारा कुतुबगढ़, लाल कुआं, सदर बाज़ार, और एक हमारा मैटरनिटी सेंटर है ज्वालापुरी में, वहाँ पर भी मेजर सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत है, बिल्डिंग ठीक करने की ज़रूरत है, दीवारें, छत, बहुत ज़्यादा काम इन्हीं सभी अस्पतालों और सेंटर्स में करने की ज़रूरत है। तो ये जो 54 करोड़ का हमारा फंड है कैपिटल हेड के अंदर, इन सभी अस्पतालों में और जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, मैटरनिटी सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, ये हम उनमें लगाने वाले हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।